हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ विद्यु प्रकाश द्विवेदी। आई वेलकम यू बैक टू माय यूट्यूब चैनल एलीट पॉइंट इंस्टीट्यूट। दोस्तों, एक चीज़ कहते नहीं कि ज़िंदगी में अगर कुछ पाना है तो दौड़ो, और दौड़ नहीं सकते तो चलो, और चलो नहीं सकते तो रेगो, लेकिन उस चीज़ को पाने की उम्मीद कभी मत छोड़ो। और ये हमारी लाइफ में हम सबको इस चीज़ को याद रखना चाहिए कि हमें किसी चीज़ को भी अगर पाना है, हम जिस चीज़ को चाहते हैं, दैट मीन्स कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हासिल करना चाहते हैं जिस पर हमें खुद को प्राइड हो, तो ये ज़रूरी है कि हमें उसके लिए अपने पूरे के पूरे प्रयास करने पड़े। ठीक है? तो ये एक ऐसी चीज़ है मेरी लाइफ में और हम सबकी लाइफ में है कि हम वो चीज़ें कभी न कभी खोते ही खोते हैं, और उन्हीं में से कोई एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें बहुत कह सकते हैं कि हर हालात में चाहिए होती है। तो उस चीज़ के लिए ज़रूरी ये है कि हम अगर बहुत सी चीज़ें खो चुके हैं तो कोई एक ऐसी चीज़ जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद है वो तो हमें मिले, और उसके लिए शत प्रतिशत हमें प्रयास करना चाहिए। और मेरा भी यही प्रयास आप लोगों के साथ में है कि दिन प्रतिदिन मैं नई न्यू लेक्चर्स आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ। अपनी पूरी कोशिश है कि आप लोगों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा बायोलॉजी में कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊँ, जिससे कि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें मैं आपके लिए एक हेल्पिंग हैंड बन के आऊँ। बस मुझे आपसे केवल एक ही हेल्प चाहिए। आप सब जानते हो, क्योंकि मैं यूट्यूब चैनल के थ्रू आप लोगों से मिलता हूँ। तो आपसे मेरी केवल कह सकते हैं एक ही गुज़ारिश है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ शेयर करिए, दोस्तों के साथ इसको भी शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। यूट्यूब की पढ़ाई में सब्सक्रिप्शन में किसी टाइप का कोई भी पैसा नहीं लगता है। मेरा क्या यहाँ पर फ़ायदा है? मेरा फ़ायदा केवल इतना होता है कि जब मैं आप लोगों तक पहुँचता हूँ तो मेरा भी नॉलेज अपडेट होता है। आप लोगों को तो अगर मुझे नॉलेज प्रोवाइड करनी है तो वेल बिफोर हैंड मुझे भी अपने आप को अपडेट करना पड़ता है। तो मेरा भी सिस्टम अपडेट हो रहा है और मेरे थ्रू आपका सिस्टम अपडेट हो रहा है, और अगर आपके थ्रू किसी दूसरे तीसरे का सिस्टम अपडेट हो जाए तो इससे अच्छी बात क्या है। ठीक है दोस्त, चलिए। ह्यूमन हम सिक्योरिटी सिस्टम की बात कर रहे थे, और उस ह्यूमन सिक्योरिटी सिस्टम में आज हम एक नए टॉपिक की तरफ डिस्कस पढ़ने वाले हैं। और जो नया टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं यूरिन फॉर्मेशन का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन, ये जो यूरिन फॉर्मेशन की मैकेनिज्म है, ये यूरिन फॉर्मेशन की जो मैकेनिज्म है पूरी तरीके से एक फिजिकल प्रोसेस, है, क्योंकि इस दौरान किसी भी टाइप के कोई भी केमिकल रिएक्शंस नहीं होते हैं, कोई भी नया कंपाउंड नहीं बनता है। केवल ब्लड में जो लोडेड स्किटरी वेस्ट होते हैं, जो एक्सेस अमाउंट में हमारी बॉडी में बनते हैं या हम उनको इंजेस्ट कर लेते हैं, उनको सिर्फ एलिमिनेट करने का प्रोसेस होता है। तो अब वो जो फिजिकल प्रोसेस है आज हम इसकी बात करने वाले हैं। और उस फिजिकल प्रोसेस में हम जो डिस्कस करते हैं वो बेसिकली हम 3 टॉपिक को स्टडी करते हैं। उनमें से एक पढ़ते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा पढ़ते हैं सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, और तीसरा पढ़ते हैं कि हम लोग सिक्रीशन। तो आज मैं जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके सामने, वो टॉपिक है मेरा किसका, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का। मीन्स यूरिन फॉर्मेशन के जो 3 स्टेप हैं, उन 3 स्टेप में से जो पहला स्टेप आज मैं डिस्कस करूंगा वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। मतलब यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप, 3 स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। इसमें सबसे पहला होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, दूसरा होता है क्या, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, दूसरा होता है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, और तीसरा स्टेप होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन। 3 स्टेप्स ये कहाँ पाए जाते हैं, ये 3 के तीनों स्टेप किसके हैं,
यूरिन फॉर्मेशन। और उस यूरिन फॉर्मेशन में जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम जरा एनसीईआरटी की लाइनों को समझ लेते हैं और इसके बाद हम फिर अपने टॉपिक में डिस्कस करते हैं, डिटेल में चलते हैं। एनसीईआरटी की लाइन क्या कहती है? एनसीईआरटी सेज दैट द फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन इज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, दैट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस होती है विच इज कैरीड आउट बाय द ग्लोमेरुलस and is called as glomerular filtration। मीन्स जैसे ही ब्लड एफरेंट आर्टेरियोल से ग्लोमेरुलस में आता है तो वहां पर ब्लड का एक फिजिकल फिल्ट्रेशन होता है सिंस टेकिंग प्लेस इन द ग्लोमेरुलर एरिया, सो इसलिए इसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के नाम से भी जानते हैं। एज एन एवरेज कहा जाए तो 1100 ml to 1200 ml of blood is reaching to the kidney and is being filtered per minute। means each minute our kidney receives 1100 to 1200 ml of blood। डन। और फिर उसका फिल्ट्रेशन जब होता है तो जो टोटल फिल्ट्रेट अमाउंट बनता है लगभग 1/5 ऑफ टोटल कह सकते हैं वो फिल्टर हो जाता है। जैसे हम अपने ब्लड की बात करें तो अपने ब्लड में हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है वो नियर अबाउट मान चलते हम लोग को 6 लीटर के आसपास हम मानते हैं, या 5.5 लीटर से 6 लीटर के आसपास हम ब्लड मानते हैं। तो 5.5 लीटर में से 6 लीटर में से 1/5 ब्लड ईच मिनट हमारी बॉडी में फिल्टर होता है। द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉजेज फिल्ट्रेशन, मतलब जो वहां पर ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती हैं उनके लेवल पर एक प्रेशर जनरेट होता है और उस प्रेशर के रिजल्टेंट ही ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा। दूसरी चीज, जहां पर जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन होती है वो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में 3 लेयर होती हैं। उन 3 लेयर में एक होती है एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलस, दूसरी लेयर होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन और तीसरी लेयर होती है विसरल लेयर ऑफ बोमेन्स कैप्सूल। मैं इसको आगे भी अभी डिस्कस करने वाला हूं, बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊंगा। वेरी क्लियर? खैर आगे देखते हैं। द एपिथेलियल्स है बोमेन कैप्सूल कॉल्ड पोडोसाइट्स। ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, फिर भी यहाँ पर हिंट से एक समराइज कर देता हूं कि जो बोमेन कैप्सूल होता है उस बोमेन कैप्सूल की जो विसरल लेयर होती है उसकी सेल्स में टोज लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, उनको हम पोडोसाइट्स बोलते हैं। और इन पोडोसाइट्स के बीच में एक छोटा सा गैप बचता है, माइक्रोस्कोपिक गैप होता है जो 0.1 से लेकर 0.07 माइक्रोन के आसपास मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट। तो प्रेशर के कारण जब ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है तो इन्हीं फिल्ट्रेशन स्लिट से ही फिल्ट्रेट बोमेन कैप्सूल की कैविटी में पहुंचता है। Arranged in intricate manner so as to leave some minute spaces called as the filtration slits or slit pores, blood is filtered so finely through this membrane that almost all constituent of plasma except proteins। मीन्स ब्लड का फिल्ट्रेशन इतना फाइन तरीके से होता है, इतना प्रिसाइज तरीके से होता है कि ब्लड में भी खासियत क्या, प्लाज्मा का ऑलमोस्ट ऑल द कंटेंट एक्सेप्ट प्रोटीन। अगर हम ब्लड की बात करेंगे तो प्लाज्मा जो जिस समय ब्लड का फिल्ट्रेशन हुआ तो जो फिल्ट्रेट बनता है उस फिल्ट्रेट में ब्लड सेल्स और प्रोटीन्स एब्सेंट होती हैं एंड ऑलमोस्ट जो कंपोजिशन ऑफ जो फिल्ट्रेट होता है वो लगभग प्लाज्मा के जैसा ही होता है। मींस जो भी मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन या जो सेक्रेटरी वेस्ट का कंसंट्रेशन, वो सब का सब एज इट इज लगभग प्लाज्मा के जैसा ही होता है। मींस जो फिल्ट्रेट होता है वो फिल्ट्रेट क्या है, प्लाज्मा माइनस प्रोटीन कह सकते हैं। जो फिल्ट्रेट बनेगा, फिल्ट्रेट इज इक्वल टू प्लाज्मा माइनस ब्लड प्रोटीन, माइनस ब्लड प्रोटीन। और क्योंकि बहुत रिफाइंड तरीके से यहाँ फिल्ट्रेशन होता है इसलिए इसको हम लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या चीजें या कैसे प्रोसेस ये पूरा होता है, कौन कौन से इसमें नेफ्रॉन के कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, उनको कैसे रोल प्ले करते हैं। यहाँ जो बात की गई प्रेशर जनरेट होता है कैपिलरी लेवल पर, वो प्रेशर कैसे जनरेट होता है, कितना प्रेशर जनरेट होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के दौरान जो फिल्ट्रेट बनता है वो कितना बनता है पर मिनट या पर डे के लेवल पर, और यूरिन कितना बनता है, या फिल्ट्रेट जो बनता है वो हमेशा कांस्टेंट बनता है, या
किसी कारण से उसमें फ्लक्चुएशंस आते हैं तो क्या उसको रेगुलेशन करने का कोई एक किडनी के लेवल पर मैकेनिज्म है या नहीं है। तो आज हम इन्हीं सब चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। ओके दोस्तों, प्लीज जस्ट कैसे नहीं कि टाइटन योर बेल्ट, पुल अप योर सॉक्स एंड गेट रेडी फॉर दिस रेस, दैट इज फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, दैट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। आगे चलते हैं। हाँ जी सर, अभी यहां पर हम ये बताने वाले हैं कि जो यूरिन फॉर्मेशन में मैंने बताया 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है क्या, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। दूसरा होगा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और तीसरा होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। देखिए, ये जो ब्लड एफरेंट आर्टेरियोल के द्वारा यहां पहुंचता है, कहां पर, ग्लोमेरुलस के लेवल पर पहुंचता है। ब्लड रीचिंग टू ग्लोमेरुलस ब्रॉट बाय द एफरेंट आर्टेरियोल। ओके, ये ब्लड यहां पर आया है। अब इसमें से यहां पर एक प्रेशर जनरेट होता है और उस प्रेशर के कारण यहां पर क्या बनता है, फिल्ट्रेट बनता है। तो ये जो एरो रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके, द फर्स्ट एरो रिप्रेजेंटिंग ओवर हियर इज फॉर किसके लिए, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड अंडर हाई प्रेशर and then the some fraction of the plasma get filtered and come in the Bowman capsule and further proceeds in the next part of the nephron. तो ये तो हो गया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। Then water and most solute move from blood plasma across glomerular capillaries into the renal tubule. लेकिन वाटर एंड ऑलमोस्ट सोल्यूट, इसमें से खास कर क्या बच गया, प्रोटीन्स बच जाते हैं, वो फिल्टर नहीं होते। प्रोटीन के फिल्टर ना होने के पीछे भी एक कारण है। क्या कारण है, बस अभी भी उसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं हम लोग। दूसरा होता है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। दैट मीन अब जब फिल्ट्रेशन हुआ तो उस फिल्ट्रेशन के दौरान जो फिल्ट्रेट बनता है उसमें स्केटरी वेस्ट तो होते ही होते हैं, बट साथ ही साथ बहुत सारे वेस्ट यूजफुल चीजें लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन, ह्यूज अमाउंट ऑफ मिनरल, ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर भी फिल्टर हो चुका है। और उसका अगर लॉस हो तो बॉडी को बहुत कह सकते हैं इल इफेक्ट देखने पड़ सकते हैं। तो वो इल इफेक्ट ना देखने पड़े, जरूरी यहाँ पर क्या है कि उसका जो मैक्सिमम पोर्शन है वो एब्जॉर्ब किया जाए। क्योंकि अगर मैं देखूं कि पर मिनट में जितना फिल्ट्रेट बनता है और इस फिल्ट्रेट को अगर एज इट इज बॉडी से पास आउट कर दिया जाए एज एन यूरिन, तो हाफ एन आवर में हमारी बॉडी का पूरा प्लाज्मा बाहर निकल जाएगा, बॉडी में कुछ नहीं बचेगा। केवल ब्लड के नाम पर क्या बचेगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट बचेंगी, प्लाज्मा चीज खत्म हो जाएगी। तो अगर इतना फिल्ट्रेट बना है और अगर वो फिल्ट्रेट पूरा का पूरा एज इट इज बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाए इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, तो क्या होगा, हमारा प्लाज्मा आफ्टर हाफ एन आवर खत्म हो जाएगा। तो अब उसको रिस्टोर करने के लिए जरूरी है कि क्या किया जाए, रीअब्जॉर्प्शन किया जाए। और रीअब्जॉर्प्शन का मतलब हुआ फिल्ट्रेट से चीजों को पिकअप करके कहां ट्रांसफर करना होता है, ब्लड कैपिलरी में ट्रांसफर। देन इसके बाद तीसरा जो स्टेप आता है वो आता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। देखिए, जो किडनी है, किडनी की सेल्स भी कुछ ना कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करती हैं। तो जैसे इस किडनी की करती हैं तो क्या करती हैं, यहां पर क्या होता है, ये अमोनिया रिलीज हो जाता है, या बहुत सारे ड्रग्स हैं उनका जब मेटाबॉलिज्म होता है तो वो भी इंटेंसिव फ्लूइड में पाए जाते हैं। सम अमाउंट ऑफ कहते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन आयन पाए जाते हैं, कुछ पोटेशियम पाया जाता है, प्यूरिक एसिड हो गया, क्रिटिनिन हो गया, ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो 100% बॉडी के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। तो अब जो ब्लड में था वो तो फिल्टर होके आ गया, लेकिन जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में प्रेजेंट है या कुछ फ्रैक्शन ब्लड में अभी रह गया है, उसको भी तो एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड से ब्लड में रिलीज करना, या फिर ब्लड में अगर कोई चीज बच गई है फिल्टर होने से तो उसको दोबारा से फिल्ट्रेट में रिलीज करना, ये कहलाता है सिक्रीशन। दीज आर द थ्री मेन सिग्निफिकेंट स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। filtration of blood under high pressure as to eliminate wastage from the filtrate, wastage from the blood to make the filtrate. Now the useful content are being taken back by the blood. The event is called reabsorption, and the certain substances like ammonia, hydrogen ion, some potassium ions, as far as a certain type of metabolized drugs, उनको क्या करते हैं, दोबारा से सिक्रेट कर दिया जाता है, इनफिल्ट्रेट फ्रॉम द ट्यूबुलर सेल। एक चीज आपको मैं यहां बताता हूं, कुछ ह्यूमन बींग्स के केस में यहां पर एक केमिकल होता है HCG, SCG,
is used in case of HCG is used by certain sports person or athletes. अब ये कैसे यूज करते हैं? प्रेजेंस ऑफ मतलब जो एससीजी हार्मोन का इनटेक है वो कह सकते हैं कि ये डोप टेस्ट में इंक्लूड किया गया। अगर किसी पर्सन के यूरिन में एचसीजी मिला है, क्योंकि ये एससीजी का एक प्रकार का हार्मोन है, और एससीजी बीइंग हार्मोन जब ये क्या होगा, एक्सेस क्वांटिटी में होगा तो बॉडी से बाहर एलिमिनेट हो जाता है। तो प्रेजेंस ऑफ एचसीजी ये कह सकते हैं डोप टेस्ट में कैटेगरी में लाई जाती है। एचसीजी तो वो हार्मोन है जो कि प्रेगनेंसी मेंटेनेंस में सपोर्ट करता है। तो फिर मेल इसको क्यों कंज्यूम करते हैं? मेल में इसका क्या यूज है? ये बहुत एक मतलब कहने का एक ऐसी कुछ मिस्ट्री है जिसको आप इजीली खैर समझ नहीं सकते थे। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको कहने की इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बट अभी तक मुझे नहीं लगता कि जब तक आप 11th पढ़े होंगे, इवन आप 12th का सिलेबस पढ़े होंगे, तो भी एचसीजी का रोल आपने ह्यूमन बीइंग के केस में भी नहीं पढ़ा होगा। उसको मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, दिस हार्मोन दैट इज ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, HCG, this human chorionic gonadotropin मिमिक्स का या मिमिक्स का फंक्शन कर देते बेटर रहेगा, मिमिक्स फंक्शन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एलएच के हार्मोन की तरह से मिमिक करता है। क्यों? अगर आपने 12th में पढ़ा होगा तो 12th में एक चीज आपने पढ़ी होगी कि मेंटेनेंस ऑफ जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है, वो कॉर्पस ल्यूटियम का मेंटेनेंस एलएच हार्मोन करता है इनिशियल स्टेज पर, और लेटर ऑन एचसीजी मेंटेन दिस एलएच हार्मोन। अब एलएच हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इस टर्म है वो इन केस ऑफ द फीमेल, बट वही एलएच हार्मोन इन केस ऑफ मेल क्या कहलाता है? इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या इसको आईसीएच कहते हैं। अब होता क्या है कि जब एचसीजी लिया गया, ठीक है, जब किसी मेल ने एचसीजी का इंटेक किया है, अगर किसी पर्सन ने एचसीजी का इंटेक किया, तो अब ये किसकी तरीके से करता है काम? वर्क्स लाइक क्या? एलएच हार्मोन। और एलएच हार्मोन क्या करता है? एलएच हार्मोन दोस्तों टेस्टिस के लेवल पर लीडिंग सेल पर काम करता है। टेस्टिस के लेवल पर ये लीडिंग सेल्स पर काम करता है, और फिर लीडिंग सेल से क्या निकलता है? टेस्टोस्टेरोन। और ये टेस्टोस्टेरोन क्या करता है बॉडी में? मस्कुलर ग्रोथ कराता है, क्योंकि इसका एक एनाबॉलिक इफेक्ट हमारी बॉडी में होता है। मींस जो स्पोर्ट्स पर्सन अपनी मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, बॉडी बिल्डर्स अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मस्कुलर हाइपरट्रॉफी कराने के लिए एससीजी लेते हैं, और दैट इज व्हाई एससीजी को डोप टेस्ट में इंक्लूड किया गया है। देन तो एचसीजी भी यहां कुछ लोगों के इसमें इंटरस्टिशियल फ्लूइड में पाया जाता है, तो ये एचसीजी भी सीक्रेटेड बैक इन फिल्ट्रेट किया जाता है। और अगर यूरिन में एचसीजी मिली, इसका मतलब पर्सन ने एचसीजी का आर्टिफिशियल एडमिनिस्ट्रेशन किया हुआ है, जो उसके लिए जो कि कह सकते हैं कि एथलेटिक कंडीशंस में वो पॉसिबल नहीं होता है। डन। तो आप समझ में आ गई बात कि एचसीजी हमारी बॉडी में या मेल्स की बॉडी में कैसे काम करता है। एचसीजी मिमिक्स द फंक्शन ऑफ एलएच हार्मोन and act on testis leading cells where from the testosterone is being secreted, and now this testosterone brings about muscular growth, anger level बढ़ाता है, क्योंकि जो मस्कुलर ग्रोथ कैसे? क्योंकि जो टेस्टोस्टेरोन होता है ये प्रोटीन एनाबॉलिक एक्टिविटी को बढ़ाता है, मींस प्रोटीन सिंथेसिस की रेट को बढ़ाता है, और जब ये प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ाएगा तो मस्कुलर ग्रोथ तो होनी ही होनी है। तो एचसीजी को भी इसमें इंक्लूड करते हैं। तो अब कभी भी आपसे कहो कि क्या एचसीजी ह्यूमन बीइंग में इंटेक किया जा सकता है या एडमिनिस्टर्ड कराया जा सकता है? इंटेक तो नहीं कहेंगे, इंजेक्शन के फॉर्म में ही लिया जाएगा। तो हाँ, और ये अगर लिया जाएगा तो मेल के केस में लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन बढ़ाएगा, और फाइनली वो टेस्टोस्टेरोन पर्सन की एग्रेसिवनेस को बढ़ाएगा, लिबिडो को भी बढ़ा सकता है, और साथ ही साथ उसमें प्रोटीन मेटाबॉलिक या प्रोटीन एनाबॉलिज्म को बढ़ा करके उसकी मस्कुलर हाइपोट्रोफी कराएगा, या ओवरऑल कह सकते हैं कि मसल्स का जो इंडोरेंस होता है वो बढ़ाने का काम करता है। आगे देखते हैं। द मैसिव स्केल ऑफ रीनल फिल्ट्रेशन रिक्वायर्स हाईली स्पेशलाइज्ड प्लम्बिंग। मींस जो हमारा नेफ्रॉन सिस्टम, ये कह सकते हैं स्किटी सिस्टम में जो नेफ्रॉन एक प्रकार का ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है,
तो यहाँ एक से ट्यूब से दूसरी जुड़ी, जैसे अगर हम घर में प्लम्बिंग करते हैं कभी, तो ऊपर एक ओवरहेड वाटर टैंक होता है, वहाँ से एक पाइप आया, फिर मल्टीपल पाइप जुड़ते हैं, वो अलग-अलग वॉशरूम में जाते हैं या फिर वो किचन में जाता है, कहीं-कहीं जाता है ना, वॉशिंग एरिया में जाता है। तो यहाँ पे कंप्लीट प्लम्बिंग सेट्स होता है, कितना पानी पहुँचा मतलब कितना ब्लड पहुँचा, कितना यूज़ हुआ मतलब कितना फ़िल्टर हुआ, और वो फ़िल्टर होने के बाद ओवरऑल कितना अमाउंट ऑफ फ़िल्टर हम फ़िल्ट्रेट बॉडी में बना है। अगर इतना फ़िल्ट्रेट बना है तो उसमें से कितना रीअब्ज़ॉर्ब हो जाता है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ फ़िल्ट्रेट यूरिन बॉडी में कितना बनता है, ये उसकी इन्फॉर्मेशन है। मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बता दिया था कि नियर अबाउट 1100 टू 1200 ml ऑफ ब्लड per minute reaching to kidney, okay, and that is 1/5 of total cardiac output। और उस टोटल कार्डियक 1/5 ऑफ टोटल कार्डियक आउटपुट का जब फिल्ट्रेशन होता है तो 24 आवर्स में एक पर्सन में लगभग 180 लीटर ऑफ फिल्ट्रेट बनता है। और अगर मैं इसको मिनट वाइज बात करूं तो मिनट वाइज लगभग 125 ml पर मिनट फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ इंफॉर्मेशन मेल फीमेल की दोनों दी हुई है, तो उसको सुधार लें। जो मेल के केस में 125 है, और ये 125 किसका डेटा है, वो एनसीईआरटी का डेटा है। तो मेल के केस में 125 ml बनता है, फीमेल के केस में 105 के आसपास बनता है। बट हमें दोस्तों क्या करना है, हमें आइडियल वैल्यू 125 ml ऑफ फिल्ट्रेट प्रोड्यूस पर मिनट इन ह्यूमन बीइंग, वहां मेल और फीमेल को हमें ऐड ऑन नहीं करना, सिंपल ह्यूमन बीइंग की बात को लेकर के चलना है। अब 125 ml पर मिनट फिल्ट्रेट बनेगा, या कह सकते हैं कि टोटल 180 लीटर्स ऑफ फिल्ट्रेट प्रोड्यूस बाई पर डे है। तो अब इस 180 लीटर में से यूरिन आउटपुट लगभग 1 to 1.5 लीटर होता है पर डे, दैट भी 24 आवर्स की ड्यूरेशन में। तो टोटल जो फिल्ट्रेट एब्जॉर्प्शन कितना हो गया, लगभग 99% ऑफ द फिल्ट्रेट जो बना था वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है दोस्तों, means 1100 to 1200 ml, or you can say 1/5 of total cardiac output reaching to kidneys per minute, and as a result of ultrafiltration 125 ml filtrate per minute in human being, or as a whole in a 24-hour duration 180 liter of filtrate is produced. Out of them 99% of filtrate is reabsorbed back and added in the blood, while only 1 to 1.5 liter of urine is produced each day in healthy person। एक सेट पिछले थी, इसमें कुछ एनसीईआरटी की लाइंस मैंने यहां पर भी ऐड की। द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय द किडनी पर मिनट इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन रेट। मीन्स कितना है, और वो कितना है, जो फिल्ट्रेशन रेट है वो कितना है, 125 ml पर मिनट होता है। अगर फिल्ट्रेशन रेट की बात करें, फिल्ट्रेशन जो रेट है वो कितना है, एक हेल्दी पर्सन में 125 ml पर मिनट होती है, ये हमें याद रखनी पड़ेगी। और इसी को अगर हम 24 आवर्स के ड्यूरेशन में कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 180 लीटर ऑफ फिल्ट्रेट प्रोड्यूस पर डे। आगे की स्टेप फिर देखते हैं, जरा आगे लाइन क्या लिखती है, द किडनीज हैव इनबिल्ट, मैं इसको बाद में समझाऊंगा कि इसमें क्या इंफॉर्मेशन दी जा रही है। ओके, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। मीन्स ये एक्चुअली वो क्या है, एक समरी मैंने ऐड किया है, इंसर्टिव लाइन इसलिए ऐड कर दिया कि अगर आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप ये अपने एनसीईआरटी से भी टैली कर सकते हैं चीजों को। देखिए, मैंने बताया कि एक आइडियल कंडीशन में एक हेल्दी पर्सन में जो जो फिल्ट्रेशन रेट होता है वो 125 ml पर मिनट, बट आउट ऑफ दैट अप्रोक्सीमेट 99% इज रीअब्सॉर्ब्ड, ये नॉर्मल कंडीशन है। अब होता क्या है कि हमारी फिजियोलॉजिकल कंडीशंस वेरी करती हैं, कभी स्लो है कभी एक्सेलरेटेड है, हमारा बीपी कम है कभी ज़्यादा है, वाटर कंटेंट बॉडी में कम है कभी ज़्यादा है, या उन सभी सिचुएशंस में क्या होता है कि फिल्ट्रेट वेरिएबल हो सकता है। अब उस वेरिएबल होने के बावजूद कंडीशंस, ऐसी कंडीशंस आ सकती हैं कि हो सकता है बॉडी में स्किटरी वेस्ट का एक्यूमुलेशन हो जाए, या फिर फिल्ट्रेट ज्यादा बन जाए तो नेफ्रॉन को सफिशिएंट टाइम ना मिले उन यूजफुल चीजों को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो फिल्ट्रेट अगर कम हो गया, फिल्ट्रेट वॉल्यूम पर मिनट, या फिल्ट्रेट ये कह सकते हैं फिल्ट्रेशन रेट कह सकते हो, कि अगर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाए या फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाए, ये दोनों सिचुएशन हमारे लिए हार्मफुल हो सकती हैं। तो दैट इज वाई किडनी के लेवल पर खुद का अपना एक इनबिल्ट ऐसा सिस्टम प्रेजेंट होता है। वो सिस्टम किडनी में होने वाले फिल्ट्रेशन एक्टिविटीज को रेगुलेट करके रखता है, जिससे कि फिल्ट्रेशन रेट ऑलमोस्ट लगभग एक जैसी
रहती है। चलिए नेक्स्ट, यहां पर हम बात करने वाले हैं किसकी, रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल कार्पसल, जो रीनल कार्पसल है उसका ये भाई क्या, रीनल कार्पसल इज बेसिकली कंप्राइजेज ऑफ टू स्ट्रक्चर, उसमें से एक ग्लोमेरुलस और दूसरा होता है बोमेन कैप्सूल, दो चीजों से मिलकर के बनता है। ये हो गया ग्लोमेरुलस और बाहर ये क्या हो गया, बोमेन्स कैप्सूल हो जाता है। ठीक है दोस्त, इस ग्लोमेरुलस के लेवल पर ब्लड ब्रॉट बाय एफरेंट आर्टेरियोल, यहाँ पर जो कह सकते हैं यूरिया लोडेड या स्किटरी लोडेड जो ब्लड होगा वो कहाँ कौन लाता है, एफरेंट आर्टेरियोल लाती है। और फिल्ट्रेशन के ब्लड को वापस ले जाने का जो काम कौन करेगा, वो इफरेंट आर्टेरियोल करेगा। अब यहां पर ये ग्लोमेरुलस हो गया और उसके चारों तरफ पाए जाने वाले पोमेन कैप्सूल हो गया। ये दोनों मिलकर के ही क्या काम करते हैं, फिल्ट्रेशन बाउंड्री बनाने का काम करते हैं, जहां पर ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। यहाँ जो ये जो ग्लोमेरुलस होता है, यहाँ बीच बीच में आप कुछ ये अलग टाइप की सेल्स देख रहे होंगे। इन सेल्स को हम लोग बोलते हैं मेसेंजियल सेल्स। ये मेसेंजियल सेल एक प्रकार की कॉन्ट्रेक्टाइल सेल्स होती हैं, जिनमें मायोसिन और एक्टिन टाइप के फाइबर पाए जाते हैं। अब मायोसिन और एक्टिन टाइप के फाइबर इसका होने का मतलब, सीधा सा मतलब ये हुआ कि इन मसल्स में कॉन्ट्रैक्टिलिटी की प्रॉपर्टी पाई जाती है। किसी टाइम पर ये कॉन्ट्रैक्टेड होंगी और किसी टाइम पर ये रिलैक्स्ड होंगी। तो इनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होने पर भी जो फिल्ट्रेशन रेट होती है वो वेरिएबल हो जाती है। जैसे कि अगर देखा जाए दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे कि ब्लड फ्लो कंट्रोल सिमिलर टू स्मूथ मसल सेल्स, मेसेंजियल सेल्स contain actin and myosin filament allowing them to contract and relax। फिल्ट्रेशन कैसे करेगा, कॉन्ट्रैक्शन रिड्यूसेज द सरफेस एरिया, मतलब जब इनका कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये कैपिलरी क्या कर देती है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मेसेंजियल सेल कैपिलरी ट्रफ्ट को, कैपिलरी बंच को, ग्लोमेरुलस के एरिया को क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। और अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो नेट सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर फिल्ट्रेशन कम होगा, मतलब फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगी। और वहीं अगर जब इनका क्या हो जाता है दोस्तों, रिलैक्सेशन हो जाता है, जब ये डायलेट हो जाती हैं, तो आर्टरीज का जो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, उनका जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो कम खत्म हो चुका होता है। और जब वो आर्टरीज का या सॉरी ये कैपिलरी के लेवल का जब कॉन्ट्रैक्ट, वो जो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ था बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन रिलेटेड, तो जब वो रिलैक्स होगी मेसेंजियल सेल, तो उस दौरान क्या होगा, ये रिलैक्स हो जाएगा पूरा का पूरा ग्लोमेरुलस और सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। और जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो फिल्ट्रेशन रेट भी इंक्रीज हो जाएगी। मींस मेसेंजियल सेल्स present within this Malpighian corpuscle or renal corpuscle have significant role in regulating filtration rate। जब इनका क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो सरफेस एरिया घटेगा, क्योंकि जो कैपिलरीज होती हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, तो फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगा। वहीं जब ये सेल्स रिलैक्स होंगी तो यहाँ पर क्या होगा, ये कैपिलरीज भी रिलैक्स हो जाएंगी, उनका जो कंस्ट्रिक्शन हुआ तो वो खत्म हो जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। और जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो फिल्ट्रेशन रेट है एक बार दोबारा से इंक्रीज हो जाएगी। दूसरी चीज, इस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए यहाँ पर ब्लड का आना चाहिए। अब देखो सिंपल सी चीज है दोस्तों, मान लीजिए अपने पास ये दो पाइप हैं, एक पाइप का डायमीटर ये है और दूसरा पाइप जो मैंने इससे जोड़ा इसका भी डायमीटर उतना ही है। इस पाइप से पानी इस जोन पर आ रहा है, यहां तक ये पानी आया, और इस वाले पाइप से पानी बाहर निकल रहा है। और इन दोनों पाइप का जो डायमीटर है वो क्या है, दोनों पाइप का जो डायमीटर है वो एक जैसा ही, मतलब सेम है। अब अगर ये दोनों पाइप का डायमीटर दोस्त सेम है, ठीक है, तो फिर एज इट इज पानी बाहर निकल जाएगा, यहां से कुछ लीक होगा नहीं। अगर प्रॉपर तरीके से जुड़ा हुआ है, कोई फिल्ट्रेशन नहीं होगा। वही चीज यहां है, ब्लड लाया कौन, एफरेंट आर्टेरियोल, ब्लड लेके कौन जाएगी, इफरेंट आर्टेरियोल। और अगर दोनों का डायमीटर बराबर हो तो जितना ब्लड ग्लोमेरुलस में आएगा उतना वापस चला जाएगा, मतलब इस ग्लोमेरुलस से बाहर निकल जाएगा। तो ग्लोमेरुलस में आने वाले ब्लड का वॉल्यूम इफ इक्वल टू द ब्लड वॉल्यूम गोइंग आउट ऑफ ग्लोमेरुलस, तो यहाँ ब्लड का कोई एक्यूमुलेशन
नहीं होगा, और जब एक्यूमुलेशन नहीं होगा तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है। और दैट इज वाई जो एफरेंट आर्टेरियोल होता है ये वाइड होती है, मीन्स इट ब्रिंग्स मोर ब्लड एज कंपेयर टू द ब्लड टेकिंग आउट ऑफ ग्लोमेरुलस, क्योंकि इफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर नैरो होता है। एफरेंट आर्टेरियोल वाइडर है, इफरेंट आर्टेरियोल नैरो है, जिसके कारण ग्लोमेरुलस के लेवल पर मोर ब्लड डिलीवरी होती है। जितना ब्लड आया, मान लीजिए कि 10 ml ब्लड आया है तो उसमें से निकलेगा वो 7 ml ब्लड, तो 3 ml ब्लड रिमेन ओवर ईयर, और कॉन्स्टेंटली जब ब्लड यहाँ आएगा तो ब्लड का एक्यूमुलेशन होगा, तो अनडाउटेडली ग्लोमेरुलस के लेवल पर ब्लड का अपना एक प्रेशर एक्सर्ट होगा, और उस प्रेशर के कारण ही ब्लड में प्रेजेंट जो, या कह सकते हैं प्लाज्मा में जो डिजॉल्व स्केटरी वेस्ट होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, वो धीरे धीरे यहाँ पर फिल्टर होकर के बोमेन कैप्सूल की कैविटी में पहुंच जाते हैं। एक तो जो डेवलपमेंट ऑफ प्रेशर है, यहाँ पर ब्लड का जो प्रेशर का डेवलपमेंट होता है जिसके कारण फिल्ट्रेशन होता है, वो सिर्फ एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड, क्योंकि जितना ब्लड आया उतना बाहर नहीं निकल। आगे ध्यान देते हैं, फिल्ट्रेशन बाउंड्री या फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। फिल्ट्रेशन बाउंड्री या फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन का जो फॉर्मेशन है वो 3 लेयर से हो। इन 3 लेयर में एंडोथेलियम ऑफ एफरेंट आर्टेरियोल, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड विसरल लेयर, जो सेल्स ऑफ विसरल लेयर ऑफ बोमेन कैप्सूल, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन मेड ऑफ 3 लेयर्स, 3 लेयर्स की बनती है। उन 3 लेयर में क्या है, कैपिलरी कहते हैं या ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस, एंडोथेलियम, इसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड थर्ड लेयर विसरल लेयर ऑफ बोमेन्स कैप्सूल, या कह सकते हैं पोडोसाइट्स ऑफ बोमेन्स कैप्सूल। ये तीनों लेयर मिलकर के ही फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करती है। तो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में 3 लेयर हो गई, एक तो पोडोसाइट हो गया, दूसरा बेसल लैमिना या बीच का बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया, एनसीईआरटी में वर्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन दिया गया है, और तीसरा हो जो इनर मोस्ट हो गई वो ग्लोमेरुलर एंडोथेलियम या कैपिलरी एंडोथेलियम हो जाती है। ठीक, स्ट्रक्चर फेनेस्टेड, हाँ ये ध्यान देने के दोस्तों, यहाँ पर ध्यान ये देना है कि जो यहाँ पर ग्लोमेरुलस है, देखिए कोई भी कैपिलरी होती है, ये अगर हम कैपिलरी की ड्रॉ करते हैं तो कैपिलरी में ये क्या प्रेजेंट होती है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, जिसको हम एंडोथेलियम बोलते हैं, यहाँ पर ये पाया जाता है। तो ये जो एंडोथेलियल सेल्स हैं, इन एंडोथेलियल सेल्स के बीच बीच में पोर्स पाए जाते हैं। अगर इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस किया जाए तो मैं एक ही लेयर को दिखाता हूं, वो कैसा दिखाई देगा हमें, ये हो गई स्क्वेमस एपिथेलियल सेल, और इनके बीच में ये आपको पोर्स दिखाई देते हैं। इन पोर को बोलते हैं क्या, फेनेस्ट्रा। तो यहां जो फेनेस्ट्रा का साइज होता है बाकी के बॉडी में पाई जाने वाली कैपिलरी के कंपेरेटिवली ज्यादा बड़ा होता है। ये आप देख रहे हैं ना, ये वाले पोर्स, दीज आर द फेनेस्ट्रा बिटवीन द एंडोथेलियल सेल्स, और इनका जो साइज है 0.07 टू 0.1 माइक्रोन के आसपास पाया जाता है। वहीं अगर हम फिल्ट्रेशन सेट की बात करते हैं जो कि दैट प्रेजेंट बिटवीन दी पोडोसाइट्स, उसका जो साइज होता है वो रेंज होता है, वो लगभग 0.0 से 0.07 माइक्रोन के आसपास पाया जाता है। खैर ये तो एक कंप्लीट शीट के फॉर्म में होता है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन sandwiched between the podocytes of visceral layer of the movement capsule and endothelial layer of the क्या, दिस ग्लोमेरुलस, तीनों मिलकर के बनाती है फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन और फिल्ट्रेशन बाउंड्री।
जो ब्लड यहाँ पर फ्लो होता है वो धीरे धीरे फिल्टर होकर के इसे होते हुए बोमेन कैप्सूल की कैविटी में चला जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त, क्या है यहाँ पर इंफॉर्मेशन है कि ब्लड इज, ये डिफिनेशन है अल्ट्राफिल्ट्रेशन की, कि ब्लड इज फिल्टर्ड सो फाइनली थ्रू द दिस मेम्ब्रेन्स, मींस जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन्स होती हैं उनसे ब्लड इतना फाइन तरीके से फिल्ट्रेट होता है कि द फिल्ट्रेट इज हैविंग ऑलमोस्ट इक्वल इनटू ब्लड प्लाज्मा कंपोजिशन एक्सेप्ट ब्लड प्रोटीन और प्लाज्मा। अगर प्लाज्मा प्रोटीन को हटा दिया जाए तो प्लाज्मा और फिल्ट्रेट के कंपोजिशन में कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। ओके दोस्त, why the volume is high here compared to that of body tissue, यहाँ पर वॉल्यूम कैसे ज्यादा, देखिए मैसिव सरफेस एरिया, ज्यादा सरफेस एरिया पाया जाता है। एक्सट्रीम पोरोसिटी मींस यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, जो ग्लोमेरुलस, यहाँ की जो ग्लोमेरुलस होती है वहां पर उनके बीच में फेनेस्ट्रा का साइज ज्यादा और नंबर ज्यादा होती है। और हाई कैपिलरी ब्लड प्रेशर पाया जाता है। अब ब्लड प्रेशर क्यों डेवलप होता है, मैंने बताया कि एफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड ज्यादा आता है और निकलता इफरेंट से कम है, तो ब्लड का वहां एक्यूमुलेशन होगा, तो यहाँ पर प्रेशर जनरेट हो जाता है, ठीक, जिसके कारण फिल्ट्रेशन आगे होगा। आगे समझते हैं। अब देखिए, हियर वी आर हैविंग दिस एफरेंट आर्टेरियोल, एफरेंट आर्टेरियोल है ये, और इस एफरेंट आर्टेरियोल के द्वारा ब्लड इज ब्रॉट टू ग्लोमेरुलस and after filtration it is taken out by the efferent arteriole, efferent arteriole उसको बाहर लेके जाएगी। तो अब इसका डायमीटर ज्यादा है और इसका डायमीटर कम है, मींस मोर अमाउंट ऑफ ब्लड, मोर वॉल्यूम ऑफ ब्लड ड्रेन इनटू ग्लोमेरुलस एज कंपेयर टू दैट ऑफ ब्लड वॉल्यूम टेकन आउट ऑफ द ग्लोमेरुलस। तो यहाँ ब्लड कुछ ना कुछ कलेक्ट होगा और उस कलेक्शन के कारण यहाँ पर एक प्रेशर जनरेट होता है जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जिसका जो वैल्यू होती है वो 55 mmHg से लेकर के 65 mmHg के आसपास तक हो सकती है। तो सबसे पहली चीज है जो प्रेशर जिसके कारण यहाँ पर फिल्ट्रेशन हो रहा है, तो उस प्रेशर का डेवलपमेंट कैसे हुआ। डेवलपमेंट होने का एक ही तरीका है कि ब्लड ज्यादा आए और निकले कम, तो ब्लड यहाँ एक्यूमुलेट होगा और उस एक्यूमुलेशन के रिजल्टेंट यहाँ पर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। and that pressure exerted due to the accumulation of blood in glomerulus is known to as glomerulus blood hydrostatic pressure, वेरी क्लियर, जिसका मैग्नीट्यूड +55 से प्लस कितने 55 से लेकर के +65 तक हो सकता है। क्यों कि ये जो ब्लड प्रेशर, ये वाला जो प्रेशर किस पर डिपेंड करेगा, पर्सन की बॉडी की कंडीशन पर। अगर मान लो बीपी ज्यादा है तो ये प्रेशर बढ़ जाएगा, बीपी कम है तो ये प्रेशर कम हो जाएगा। तो ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है, इसको हम जीएचपी भी शॉर्ट में कभी कहते हैं, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, क्योंकि हाई तो ब्लड के कारण है तो बी हटा भी सकते हैं। वो ब्लड प्रेशर पर बहुत ज्यादा वेरी करता है और दैट इज वाई ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर किन्हीं दो पर्सन का एक समान नहीं होता है। अब देखिए यहां जो प्रेशर डेवलप हुआ है जो कि इस ग्लोमेरुलस से अप्लाई किधर हो रहा है, बोमेन कैप्सूल के ल्यूमेन की तरफ अप्लाई हो रहा है। इसको यहाँ पर ये बड़ा एरो बनाया ना, ये वही वाला प्रेशर है। अब ये जब प्रेशर होगा तो इसी प्रेशर का फिल्ट्रेशन हो जाना चाहिए, लेकिन अगर इस चीज इसके हेल्प से फिल्ट्रेशन हो मींस एज इट इज, अगर 55 mmHg का फिल्ट्रेशन प्रेशर अप्लाई हो तो every fraction of plasma get filtered, every fraction of blood get filtered, even blood cells can also come, क्योंकि इतना ज्यादा प्रेशर मिलेगा कि वो जो ब्लड सेल्स होंगी वो कैपिलरी से स्क्वीज आउट हो जाएंगी, तो उस इसके मतलब उससे बाहर ना आने पाए, स्क्वीज आउट ना होने पाए, इसलिए इस प्रेशर को एक लिमिटेड डिग्री तक अपोज भी किया जाता है। और उसको अपोज करने के दो प्रेशर्स होते हैं, एक होता है प्रेशर जनरेटेड बाय दिस बोमेन कैप्सूल, so called as capsular hydrostatic pressure that measures about 15 mmHg, and another pressure called to be as blood chloride osmotic pressure, which is developed by albumin proteins present in blood and the value approximate 30 mmHg। अब देखिए साहब, ये वाला प्रेशर टुवर्ड लग रहा है बोमेन कैप्सूल की तरफ और ये दोनों प्रेशर इसके अपोजिट लग रहे हैं,
तो अब जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर होगा वो क्या होगा, ब्लड ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर माइनस कैप्सुलर प्रेशर प्लस ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक, इन दोनों प्रेशर को सम टोटल करके जब हम इसको इसमें माइनस करेंगे तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ किसकी मिलेगी, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर की मिलेगी। दैट इज वो यहाँ पर मेंशन किया गया, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर इक्वल टू GHP प्लस माइनस CHP प्लस BCOP। अब ये दो प्लस प्लस माइनस हो जाएंगे, मीन्स अब यहाँ पर कितनी वैल्यू है 30 है, यहाँ वैल्यू कितनी है 15 है, अगर इनको जोड़ दें तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर अप्रोक्सीमेट कितना आ गया, अगर इसको वैल्यू निकाली जाए मीन्स अगर मैं यहाँ पर कहें कि 55 माइनस क्या लिखा है ये 15 माइनस 30, अब ये दोनों तो हो जाएंगे एक साथ जुड़ जाएंगे, तो ये 55 माइनस 45 वैल्यू कितना आ गया 10 mm Hg आ गया। दिस इज कॉल्ड नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर बोलते हैं इसको। और ये नेट फिल्ट्रेशन जो प्रेशर होता है ये पर्सन के एज, सेक्स और उसकी बॉडी के या उसके ब्लड के प्रेशर पर वेरिएबल होता है। अगर जैसे फीमेल्स हैं वहां पर बीपी थोड़ा लो होता है तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर वहां कम मिलेगा, ठीक है, मेल के केस में ज्यादा मिलेगा। किसी पर्सन में हाई बीपी है तो ब्लड ये जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर है वो ज्यादा हो सकता है, ये 10 के कम 25 या 20 तक हो सकता है। किसी का बीपी लो है तो ये फिर वहां पर कम हो जाएगा। मीन्स नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर डिपेंड्स अपॉन ब्लड प्रेशर, एज एंड सेक्स ऑफ द पर्सन या हेल्थ कंडीशन ऑफ द पर्सन, इन मल्टीपल फैक्टर पर ये डिपेंड होता है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, किडनी डिजीज डैमेज। हाँ एक चीज ध्यान देनी है, एक चीज में यहाँ पर मैं और कुछ समझाने वाला था, देखते इसमें दिया है कि नहीं दिया, नहीं दिया, चलो मैं समझा देता हूं, ध्यान दीजिए दोस्तों। यहां पर जो मैं भी ड्रॉ करूंगा ये है अपने पास ग्लोमेरुलर कैपिलरी है, डन, ये है ग्लोमेरुलर कैपिलरी, ये है ग्लोमेरुलर कैपिलरी, और यहां जो मैं ड्रॉ करने वाला हूं ये हो गया बोमेन कैप्सूल की इनर लेयर है। आप ये समझ रखिए, या पूरा ही लिख देता हूं मैं, विसरल लेयर ऑफ बोमेन कैप्सूल। विसरल लेयर ऑफ बोमेन कैप्सूल। और इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, यहां पर इन दोनों के बीच में दोस्तों ये भरा होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन, यहां पर ये प्रेजेंट है बेसमेंट मेम्ब्रेन, डन। तो कहते हैं ऑलमोस्ट एवरी फ्रैक्शन ऑफ प्लाज्मा गेट फिल्टर्ड एक्सेप्ट प्रोटीन्स, मींस यहां ब्लड में जो क्या प्रेजेंट होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं, वो प्रोटीन्स फिल्टर होकर के यहां तक नहीं पहुंचती। नो प्रोटीन्स प्रेजेंट इन फिल्ट्रेट, यहां पर नहीं पाई जाती हैं। तो ये इतना प्रेशर अप्लाई होने के बावजूद प्रोटीन फिल्टर क्यों नहीं हुई? देखो बहुत सारे प्रोटीन का साइज तो खैर फिल्ट्रेशन स्लिट के साइज से बड़ा होता है, लेकिन कुछ प्रोटीन ऐसे भी हैं जिनका साइज फिल्ट्रेशन स्लिट या फेनिस्ट्रा ऑफ द कैपिलरी से छोटा भी होता है, तो फिर वो क्यों फिल्टर नहीं हो पाती? दोस्त उसके फिल्ट्रेशन ना होने के पीछे कारण है कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है यहां पर प्रेजेंट होते हैं कि ग्लाइको प्रोटीन प्रेजेंट होता है, हियर प्रेजेंट दी ग्लाइको प्रोटीन, ये ग्लाइकोप्रोटीन। वो ग्लाइकोप्रोटीन कैसा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज। सिमिलरली अब ध्यान दें कि जो ब्लड प्रोटीन्स होती हैं वो भी मोस्टली क्या होती हैं, निगेटिव चार्ज होती है। तो यहां बेसमेंट मेम्ब्रेन में प्रेजेंट जो प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन से वो निगेटिवली चार्ज है, और साथ ही साथ जो ब्लड प्रोटीन से वो निगेटिवली चार्ज है। अब जब दोनों निगेटिवली चार्ज है तो ब्लड प्रोटीन को, जो ब्लड प्रोटीन ब्लड में है उस ब्लड प्रोटीन को ये ब्रेस्टफीड में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन का निगेटिव चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा, और जब रिपेल करेगा तो फिर ब्लड प्रोटीन का फिल्ट्रेशन नहीं होगा। देखिए वही दोबारा बता देता हूं कि जो फिल्ट्रेशन स्लिट्स हो गए या फेनिस्ट्रा हो गए उनमें से जो साइज है वो लगभग प्रोटीन से थोड़ा सा छोटा होता है, तो लार्ज प्रोटीन नहीं निकल पाते हैं। लेकिन स्मॉलर प्रोटीन भी तो नहीं है, क्योंकि हमने पीछे लाइन पढ़ी है कि
फिल्ट्रेट इक्वल टू प्लाज्मा माइनस ब्लड प्रोटीन। तो वो प्रोटीन जिनका साइज फिल्ट्रेशन सीट और कैपिलरी एंडोथेलियम के फेनेस्ट्रा से छोटा है, वो क्यों नहीं फिल्टर हुई? तो उसके पीछे यहाँ ये कारण अप्लाई होता है कि इन द फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन between endothelial cell of the glomerulus capillary and Bowman capsule, there present the basement membrane which having huge amount of the negatively charged glycoproteins, and since blood proteins are also negatively charged, because of that reason ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं एंड हेंस ब्लड प्रोटीन्स का फिल्ट्रेशन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के दौरान नहीं होता। क्लियर दोस्त? चलिए, लेकिन अब क्या हो जाए, मान लीजिए कि ये फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन किसी कारण से डैमेज हो जाए, कोई इंजरी हो जाए या किसी टाइप का कुछ इन्फेक्शन हो जाए, अब उस केस में ब्लड प्रोटीन पर फिल्टर होकर के फिल्ट्रेट में आ जाते हैं। तो किडनी डिजीज डैमेज ग्लोमेरुलर कैपिलरीज मेम्ब्रेन बिकम हाईली परमेबल टू प्लाज्मा प्रोटीन्स, प्रोटीन्स आर लॉस्ट। और अगर प्रोटीन लॉस होता है यूरिया, उसको बोलते हैं प्रोटीन यूरिया, क्योंकि जो प्रोटीन क्या हो चुके हैं, फिल्टर हो चुके हैं, वो दोबारा से रीएब्जॉर्ब नहीं होंगे, क्योंकि प्रोटीन्स का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो एमिनो एसिड के फॉर्म में होता है, प्रोटीन लार्ज के फॉर्म में नहीं होता, क्योंकि प्रोटीन का मॉलिक्यूल एमिनो एसिड के मॉलिक्यूल से बहुत बड़ा है, और जो एब्जॉर्प्शन होता है वो सिंपल कह सकते हैं मोनोमेरिक यूनिट्स के फॉर्म में होगा। और यहाँ पर अगर प्रोटीन बाई चांस फिल्टर हो गया तो फिर वो प्रोटीन दोबारा से रीएब्जॉर्ब नहीं होगा, एंड दिस प्रोटीन्स विल बी एग्जैक्टली एक्सक्रीटेड आउटसाइड द यूरिन। और अगर यूरिन में ब्लड प्रोटीन्स की प्रेजेंस मिलती है जो नॉर्मली नहीं होती है, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं प्रोटीन यूरिया, दैट मीन प्रेजेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन यूरिन विद फीवर प्रोटीन इन द ब्लड। अब हाँ, एक चीज इसमें क्या है, दूसरी चीज दोस्तों क्या है कि अगर लगातार ब्लड प्रोटीन लॉस होती चली जाएंगी, और जब ब्लड प्रोटीन्स का लॉस होगा तो जो ब्लड का क्लोराइडल ऑस्मोटिक प्रेशर था वो घटना शुरू होगा, और जब ब्लड क्लोराइडल ऑस्मोटिक प्रेशर घटना शुरू होगा तो ब्लड का वो प्रेशर जो ग्लोमेरुलस के लेवल पर डेवलप था, दैट इज नोन टू बी एज ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, उसके अगेंस्ट में प्रेशर कम अप्लाई होगा, तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर वैसे ही बढ़ जाएगा। बात समझ में आई? चल मैं इस तरह को दिखा देता हूँ आपको, शुरुआत में कहीं जो समझाई ना मैंने आपको, कहाँ गए वो, आगे है सर। ये वाली कंडीशन है कि ये जो ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ये ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कब घट जाएगा, अगर प्रोटीन्स लॉस्ट इन यूरिन। अब अगर ये ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जो 30 mmHg या 28 mmHg के आसपास होता है, ये हो जाएगा कम, तो ये दोनों प्रेशर इसको अपोज करते हैं, तो ये कम हो गया और ये कम हो गया, तो हो सकता है कि यहाँ पर जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर वो ज्यादा हो जाए, और अगर नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो फिल्ट्रेट बहुत ज्यादा बनेगा, और जब ज्यादा फिल्ट्रेट बनेगा तो नेफ्रॉन को उतना सफिशिएंट टाइम नहीं मिल पाएगा कि ब्लड में जो चीजें हैं उनको प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब कर पाए, और हेंस बॉडी को एक सीवियर लॉस आगे देखनी पड़ सकती। चलिए आगे आते हैं, नॉर्मल साइड पर आते हैं जहां पहले थे। तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर इंक्रीज हो गया, मैंने आपको बता दिया, और साथ ही साथ क्या होगा, यहां से जो प्लाज्मा फ्रैक्शन होगा वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में भी डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। प्रोटीन का तो लॉस हुआ ही हुआ, और प्रोटीन के लॉस होने के साथ साथ क्या होगा, जो प्लाज्मा फ्रैक्शन होता है वो ज्यादा से ज्यादा इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, और वहां पर स्वेलिंग या ओडेमा वाली कंडीशन आ जाती है। नेक्स्ट दोस्तों आगे बात करते हैं। जैसा मैंने बताया दोस्तों कि जो फिल्ट्रेट होता है उसका जो वैल्यू है, ये फिल्ट्रेशन जो रेट होती है वो लगभग कांस्टेंट रहती है, वो एक जैसी रहती है। वन थिंग हियर आई वांटेड टू ऐड, और वो मैं क्या ऐड करूंगा यहाँ पर, एक चीज आपको दोस्तों वो मैं यहाँ पर ऐड करने वाला था, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन पढ़ाना था मुझे। स्लाइड है जो वैकेंट हो, ब्लैंक हो, यहाँ जरा फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन का जो वैल्यू होता है, दैट एफएफ जो होता है, ये होता है फिल्ट्रेट अपॉन रीनल प्लाज्मा फ्लो इनटू 100 होता है। फिल्ट्रेट कितना बना है, 125 ml पर मिनट बनता है। देन अब रीनल प्लाज्मा फ्लो कितना होगा,
तो हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि टोटल ब्लड वॉल्यूम किडनी में कितना पहुंचा है। जो टोटल ब्लड वॉल्यूम का अराइवल है या अमाउंट ऑफ ब्लड रीचिंग टू द किडनी कितना होता है, 1100 से 1200 ml के आसपास होता है। तो यहाँ पर हम अप्रोक्सीमेट मान लीजिए अगर 700 ml ले लें, क्यों अभी मैंने 700 क्यों लिया, इसका लॉजिक क्या है साहब 700 का? तो इसका लॉजिक दोस्त ये है कि प्लाज्मा जो होता है वो हमारे ब्लड के टोटल कंस्टिट्यूएंट का 55 से 60% होता है। डन। तो अगर 1200 ml ब्लड आया है तो उसका 60% आप 650 से लेकर के 700 ml के आसपास ले सकते हैं, क्योंकि ये आइडियल कंडीशन है कि इतना ही ब्लड उस पर्सन पे होगा, बट फिल्ट्रेट वही बनेगा। तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन की कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग, 125 ml अपन रीनल प्लाज्मा फ्लो, और रीनल प्लाज्मा फ्लो मतलब टोटल आने वाले ब्लड का 55 से 60% वैल्यू आप निकाल के यहाँ रख ले एंड मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देंगे, तो ये वैल्यू लगभग 28% आएगी। मतलब जो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन होता है वो 20% के आसपास होता है। क्या कह सकते हैं, 1/5 आप टोटल ब्लड आया क्या, क्या तो वही आ गया, ये फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन है। तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन का फॉर्मूला याद रखिएगा, इट इज द वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट अपॉन रीनल प्लाज्मा फ्लो इनटू 100। वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट कितना होता है, 125 ml बनता है। प्लाज्मा आप एवरेज कंडीशन में निकाल सकते हैं कि अगर 1200 ml ब्लड आया है या 1150 ml ब्लड आया है तो उसका 55 या 60% आप वैल्यू रख दें और उसको 100 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे। तो जो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन होगा वो कितना मिलेगा, लगभग लगभग कितना मिलता है हमें, 20% के आसपास मिलता है फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। अब मैं आता हूं उसे उस टॉपिक पर अपने, हाँ जी, इन नॉर्मल हेल्थी कंडीशंस पर जो अपना कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट होता है वो लगभग कांस्टेंट रहता है। लेकिन फिजियोलॉजिकल कंडीशंस बदलती रहती हैं और अगर फिजियोलॉजिकल कंडीशंस बदलती हैं तो फिल्ट्रेट का वॉल्यूम भी बदलेगा ही बदलेगा। जैसे कि मैं पहले भी समझा चुका हूं कि अगर फिल्ट्रेट वॉल्यूम ज्यादा है, फिल्ट्रेट वॉल्यूम ज्यादा मीन्स बनना चाहिए 120 ml, 125 ml बनना चाहिए और वो बन गया मान लीजिए 180 ml बन गया, 200 ml पर मिनट बन गया। तो नेफ्रॉन की कैपेसिटी कितना एब्जॉर्ब करने की है, अप्रोक्सीमेट 125 या बहुत से बहुत मान लीजिए 140 ml तक एब्जॉर्ब कर पाएगी। लेकिन अगर उससे ज्यादा मिलेगा तो नेफ्रॉन के लेवल पर जो भी यूजफुल चीजों का रीअब्जॉर्प्शन होना था ब्लड में वो नहीं हो पाएगा, जिससे कि तो वो जो कंटेंट जो ब्लड में आ चुके हैं एज रिजल्ट ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वो एज इट इज यूरिन के साथ बॉडी से बाहर एलिमिनेट हो जाएगा। वही चीज यहां मेंशन किया है कि टू हाई नियर सब्सटेंसेस पास टू क्विकली आर नॉट एब्जॉर्ब एंड लॉस्ट इन यूरिन। वही चीज है कि अगर किसी चीज जब कंटेंट यहां ज्यादा बना और नेफ्रॉन की कैपेसिटी 125 ml तक के फिल्ट्रेट को आसानी से एब्जॉर्ब करने की है, अब फिल्ट्रेट बन गया ज्यादा, लोड हो गया ज्यादा, तो अनडोटली नेफ्रॉन विल फेल टू एब्जॉर्ब, तो वो फिर बॉडी में लॉस हो जाएगा। और अगर बाई चांस मान लीजिए फिल्ट्रेट बहुत कम बना है, ज्यादा बने तो भी समस्या है, और अगर कम बना तब क्या होगा, अगर ये कम बनना शुरू हो जाता है मीन्स जिस अमाउंट जिस क्वांटिटी पे जिस वॉल्यूम में फिल्ट्रेट बनना चाहिए वो फिल्ट्रेट नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि जिस हिसाब से एक्सक्रीटरी वेस्ट फिल्टर होने चाहिए वो भी नहीं हो रहे, मीन्स बॉडी के लेवल पर वो टॉक्सिक कंपाउंड रेगुलरली ब्लड में एकोमुलेट होते जा रहे हैं, बिल्डअप होते चले जा रहे हैं और आगे चल करके टॉक्सिसिटी जनरेट कर देगा। तो अगर इस चीज ये नुकसान ना होने पाए हमारी बॉडी में, दैट इज वाई हमारे किडनी के लेवल पर अपना खुद का एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म पाया जाता है जो फिल्ट्रेट के वॉल्यूम को प्रॉपर तरीके से रेगुलेट करने का काम करते हैं। जैसे जीएफआर रेगुलेशन एसिड बाय एडजस्टिंग ब्लड फ्लो टू सरफेस एरिया, पहला है ऑटो रेगुलेशन और दूसरा है न्यूरो रेगुलेशन। ऑटो रेगुलेशन मतलब इंट्रिंसिक में किडनी का अपना खुद का यह रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है, और वो खुद का मैकेनिज्म में कौन सा पहला है, मायोजेनिक रेगुलेशन। ध्यान दी दोस्तों, अगर बाई चांस मान लीजिए किसी पर्सन का बीपी हाई है, और अगर बीपी हाई है तो इसके केस में क्या होगा, इसके केस में दोस्तों नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर हाई हो जाएगा, और अगर नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर हाई होगा तो फिल्ट्रेट बहुत ज्यादा बनेगा। फिल्ट्रेट अगर ज्यादा बना
इस केस पर वो प्रॉपर तरीके से रीएब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा और फाइनली बॉडी को लॉस हो सकता है। तो अब उसका रेगुलेट करने का जो इंट्रिंसिक मैकेनिज्म ऑफ किडनी, मतलब किडनी का अपना खुद का एक सिस्टम है जो फिल्ट्रेट को रेगुलेट कर सकता है। पहली कंडीशन है मायोजेनिक रेगुलेशन, मींस द certain type of muscles are there which are having specific role in regulation of filtration rate। वो कैसे? अब अगर यहां पर देखो दोस्तों, बीपी जब हाई हो जाता है तो बीपी हाई होने पर क्या होगा, ब्लड यहां ज्यादा फोर्सली आएगा, और जब ज्यादा फोर्सली आएगा तो एफरेंट आर्टेरियोल में स्ट्रेचिंग ज्यादा होना शुरू। ध्यान समझिएगा, अगर किसी पाइप में पानी बहुत फोर्स के साथ भेजेंगे तो वो पाइप ज्यादा स्ट्रेच करेगा, नहीं स्ट्रेच करेगा। तो सिमिलरली वही चीज यहाँ एप्लीकेबल है कि अगर पानी जो है, ब्लड जो एफरेंट आर्टेरियोल में आता है वो हाई प्रेशर के साथ आ रहा है, तो अगर हाई प्रेशर से इसकी स्ट्रेचिंग ज्यादा होना शुरू होगी, और उस स्ट्रेचिंग ज्यादा होने के कारण यहां पर आगे जो आप देख रहे हैं ना, ये ब्लड कहां जा रहा है, टू ग्लोमेरुलस जा रहा है। हाई अगर बीपी होगा तो ग्लोमेरुलस के लेवल पर ब्लड की डिलीवरी ज्यादा होगी, क्योंकि जो ब्लड ला रहा है उसी पे इंपैक्ट पड़ेगा बीपी का, जो लेके जा रहा है उसमें फर्क नहीं पड़ने वाला, जो लाएगा उस पर फर्क पड़ेगा। अब अगर यहां पर मोर ब्लड डिलीवर टू ग्लोमेरुलस, दो प्रेशर कांस्टेंट है, कौन सा, कैप्सुलर प्रेशर, और कौन सा प्रेशर कांस्टेंट है, ब्लड प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर। जरा समझो यहां पर कि जो ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है ये क्या है, सेम है, साथ ही साथ कैप्सुलर प्रेशर क्या है, सेम है, लेकिन ज्यादा ब्लड जाने के कारण यहां पर ब्लड ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो अगर वही फॉर्मूला जो हमने पीछे अप्लाई किया है वो अप्लाई करेंगे तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। और अगर नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर ज्यादा हुआ मतलब द वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट प्रोड्यूस भी ज्यादा होगा। मींस अब इस केस पर नेफ्रॉन को उतना टाइम नहीं मिलेगा कि वो सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ चीजों को एब्जॉर्ब बैक कर पाए। तब क्या है, जैसे ही यहां पर ब्लड आया तो इस ब्लड के आने के बाद ही कंडीशन क्या क्रिएट हुई दोस्तों, आने के बाद क्या होता है, यहां पर होते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, इस एफरेंट आर्टेरियोल में पाए जाते हैं क्या, स्ट्रेच रिसेप्टर्स। और वो स्ट्रेच जो रिसेप्टर्स होते हैं उन स्ट्रेच रिसेप्टर में के द्वारा सेंसरी इंपल्स जनरेट होगा, और वो सेंसरी इंपल्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कहीं गवर्न होकर के वापस आएगा, और वो एफरेंट आर्टेरियोल के डायमीटर को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। अब देखिए ये डायमीटर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। जो एफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर बढ़ गया था वो रिड्यूस होकर के कितना हो गया, इतना रह गया। अब अगर ये रिड्यूस हो जाएगा तो नेट ब्लड रीचिंग टू ग्लोमेरुलस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली ये जो ब्लड ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो कम हो जाए। मींस इन केस ऑफ मायोजेनिक रेगुलेशन, व्हेन stretching of afferent arteriole take place, then stretch receptors get activated, and these stretch receptors brings about contraction or constriction of this afferent arteriole from its smooth muscle cells, so it get narrowed, the net amount of is being drained to glomerulus is reduced, and hence जो glomerular filtration rate होता है it is back to normal। क्लियर होगी बात ये दोस्तों। इसके बाद दूसरा दिया है ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर मैकेनिज्म। इसमें क्या कंडीशन है सर, ये भी हाई फिल्ट्रेशन पर ही डिपेंड कर रहा है कि अगर फिल्ट्रेशन ज्यादा बना है, फिल्ट्रेट का वॉल्यूम क्या है, हाई है। अब जब ये फिल्ट्रेट कहां पास हुआ, एक तो पीसीटी में पास हुआ, पीसीटी से कहा जाता है, लूप ऑफ हेनले पे जाता है, लूप ऑफ हेनले में गया, और लूप ऑफ होने से कहा आया ये डीसीटी। अब देखो दोस्त, अगर फिल्ट्रेट ज्यादा है तो मैंने पहले बताया कि अगर फिल्ट्रेट ज्यादा है तो पीसीटी के लेवल पर जो एब्जॉर्प्शन है वो उतना हिसाब से नहीं हो पाता जिस हिसाब से कंटेंट फिल्टर होकर के आ गया है। तो 100% क्या होगा, यहां जो फिल्ट्रेट बन रहा है इस फिल्ट्रेट के लेवल पर सोडियम और NaCl लोड
कंपेरेटिवली ज्यादा होगा। तो जितना एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी नेफ्रॉन की है उतना तो एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन जो एक्सेस NaCl होगा वो एब्जॉर्ब बैक नहीं होगा। और अगर वो एक्सेस अमाउंट का जो सोडियम और क्लोराइड फिल्टर होकर के आया है वो अगर एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो कहां रहेगा? फिल्ट्रेट में ही तो रहेगा। अब क्या होता है, जब ये हाई NaCl लोडेड क्या फिल्ट्रेट दोस्त कहां पहुंचा? DCT में। तो DCT में कुछ स्पेसिफिक सेल्स होती है जिनका नाम होता है मैक्युला डेंसा सेल्स। और ये जो मैक्युला डेंसा सेल्स होती हैं वो सोडियम और क्लोराइड लोड के लिए सेंसिटिव होती हैं। रिकॉल एक्स्ट्राग्लोमेरुलर apparatus। ठीक है दोस्तों। तो इफ मैक्युला डेंसा डिटेक्ट, अगर मैक्युला डेंसा के द्वारा हाई NaCl डिटेक्ट किया गया है फिल्ट्रेट में, और वो तभी डिटेक्ट होगा जब फिल्ट्रेट ज्यादा बनेगा। अब ये क्या करेगा, मैक्युला डेंसा सेल से सिग्नल जाता है किसको? जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल को, गोस टू जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल, जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स को जाता है। और ये कहां पाई जाती हैं? ऑफ एफरेंट आर्टेरियोल में पाई जाती है। आर्टेरियोल यहां पर पाई जाती है। अब क्या होगा, इस एफरेंट आर्टेरियोल की जो एंडोथेलियल सेल्स होगी, एन एंडोथेलियल सेल से नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन कम हो जाएगा। नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन कम हो जाएगा मेरे दोस्त। अब जरा सोचो नाइट्रिक ऑक्साइड कैसे काम करेगा। तो दोस्तों जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है वो एक वैसो डायलेटर हो, और अगर वैसो डायलेशन हुआ तो अनडाउटेडली एफरेंट आर्टेरियोल क्या रहेगी? वाइड रहेगी। और अगर वाइड रहेगी तो मोर ब्लड इज बीइंग डिलीवर्ड टू ग्लोमेरुलस, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर इज हाई एंड फिल्ट्रेट वॉल्यूम इज मोर। अब अगर इसको रेगुलेट करना है तो रीनल ट्यूब्यूल ने खुद इसको मैनेज करने की कोशिश की। और वो कैसे मैनेज करने की कोशिश की दोस्त, दोबारा मैं आपको ये फ्लो चार्ट समझाने की कोशिश करता हूं अपनी तरफ से, कि जब फिल्ट्रेशन रेट ज्यादा हो, मतलब मोर वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट बनेगा, तो जिस अमाउंट में सोडियम और क्लोराइड आयन का एब्जॉर्प्शन फिल्ट्रेट से होना चाहिए वो नहीं होगा। तो मोर सोडियम एंड क्लोराइड लोडेड जो फिल्ट्रेट जब DCT पर पहुंचता है तो द सेल्स ऑफ DCT कॉल्ड मैकुला डेंसा सेल detect this high load of sodium and chloride in the filtrate and send signal to किसको? एफरेंट आर्टेरियोल की जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स को भेजेगा। वहां से नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन कम हो जाएगा। और अगर दोस्तों नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन कम हुआ, क्यों कि नाइट्रिक ऑक्साइड कैसा है? वैसोडाइलेटर है। अब अगर यहां से नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन कम हो गया एंडोथेलियल सेल्स के द्वारा, तो अगेन इसका क्या हो जाएगा? वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा। भाई जो वैसोडाइलेटर है अगर वो एब्सेंट हो जाए तो ऑटोमेटिकली रिवर्स एक्टिविटी होगी या नहीं होगी? जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं इंसुलिन हार्मोन है तो ब्लड में ग्लूकोज नॉर्मल है, और इंसुलिन हार्मोन नहीं है तो ब्लड ग्लूकोज हाई हो जाएगा। तो अगर वैसोडाइलेटर है तब तक तो ब्लड वेसल डायलेट रहेगी, और अगर वैसोडाइलेटर नहीं है तो ब्लड वेसल क्या हो जाएगी? कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी। तो वही चीज यहां पर देखिए समझेंगे दोस्तों कि एलिवेटेड ब्लड प्रेशर कॉजेज GFR स्पेक्ट टू नॉर्मल लेवल, फ्लूइड फ्लोज टू द फास्ट ट्यूब्यूल एंड लेस टाइम टू रीअब्सॉर्ब। तो सोडियम और NaCl वाटर ब्लड में ज्यादा रहेगा, मतलब फिल्ट्रेट वॉल्यूम ज्यादा रहेगा। आगे क्या बोलते हैं कि सेंसर कहां पर है? मैकुला डेंसा है। मैकुला डेंसा सेल ने क्या किया? उसको सेंस किया। सिग्नल कहां पहुंचा? जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स को पहुंचा। और जक्स्ट्रा जो ग्लोमेरुलर सेल्स होती है उनसे नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन कम हो गया, जिसके कारण एफरेंट आर्टेरियोल का वैसोकंस्ट्रिक्शन हुआ। तो अगेन एक बार फिर से ब्लड वॉल्यूम डिलीवरिंग टू दी किसको? ग्लोमेरुलस कम हो जाएगा, और अगेन जो फिल्ट्रेशन रेट है वो दोबारा से रिस्टोर हो जाएगी। कितना? नॉर्मल 125 ml के आसपास। तो दोस्त ये किडनी का अपना खुद एक इंट्रिंसिक मैकेनिज्म होता है जिसके द्वारा हमारे किडनी अपने इसके जो फिल्ट्रेट वॉल्यूम को कंट्रोल करने का काम करती है। इसके अलावा दूसरा हमने पाथ पढ़ा था एक्सट्रिंसिक पाथ, और इस एक्सट्रिंसिक में क्या आता है अपने पास? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम द ब्रांच ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है। जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक्टिवेशन होता है तो ये ब्लड वेसल्स का वैसोकंस्ट्रिक्शन कराता है
एक्टिंग बाय द अल्फा 1 टाइप ऑफ रिसेप्टर। और अगर वैसोकंस्ट्रिक्शन हुआ एट द लेवल ऑफ ब्लड वेसल्स सप्लाइंग टू द किडनीज, तो नेट ब्लड डिलीवर टू ग्लोमेरुलस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और जब वहां ब्लड कम हो जाएगा तो एक बार फिर जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर है वो नॉर्मलाइज होकर के फिल्ट्रेशन रेट नॉर्मल हो जाती है। इस मैट्रिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। न्यूरल सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, स्टिमुलस, हेमरेज और इंटेंस एक्सरसाइज जब करते हैं, मींस अगर ब्लड लॉस हो गया है या हेमरेज वाली कंडीशंस आ गई है। अब देखिए, अगर इंटेंस एक्सरसाइज हुई और उस इंटेंस एक्सरसाइज के टाइम में स्वेटिंग हुई होगी, अगर स्वेटिंग हुई है तो बॉडी से वाटर लॉस हुआ, और इस वाटर लॉस होने सिचुएशन में अगर अभी भी फिल्ट्रेट ज्यादा बनेगा, डन, तो इस केस पर क्या होगा, बॉडी से वाटर लॉस ज्यादा हो सकती है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिल्ट्रेट को कम करना पड़ेगा, जिसके कारण जो वाटर लॉस इन द फॉर्म ऑफ यूरिन हो वो कम हो। मतलब ये एक मैकेनिज्म वाटर कंजर्वेशन से भी रिलेटेड होती है। तो इस दौरान क्या होगा, रिलीज ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन होता है। इट वर्क मीडिएटेड बाय द अल्फा 1 टाइप ऑफ रिसेप्टर्स एंड ब्रिंग अबाउट डिक्रीज इन जीएफआर। और अगर बीपी, और एक दूसरा तरीका है क्या, हार्मोन रेगुलेशन या एंजियोटेंसिन 2 का मैकेनिज्म होता है, ये जीएफआर को डिक्रीज कराने का काम करता है। हार्मोन रेगुलेशन है नेटियूरेटिक फैक्टर होता है। एट्रियल नेटियूरेटिक फैक्टर तब काम करता है जब बीपी बहुत ज्यादा हो जाता है, और जब ये बीपी बहुत ज्यादा हो जाता है तो एट्रियल नेटियूरेटिक फैक्टर ये हमारे राइट एट्रियम से निकलता है, हार्ट के राइट एट्रियम से निकलता है, और बीइंग ए वैसोडाइलेटर या ब्लड वेसल्स का वैसोडाइलेशन कराएगा। डन, और एज रिजल्ट ऑफ दैट क्या होगा, यहाँ पर जीएफआर इंक्रीज हो जाएगा। एंड इसमें दोस्तों दिस टॉपिक ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज कंप्लीट ओवर हियर, सो प्लीज रिवाइज टाइम एंड अगेन। और एक चीज और बताना चाहूंगा कि आप लोग लगातार क्वेश्चंस करिए, जिस भी रिसोर्स से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नीट के करने हैं 100% करिए। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर आप ध्यान लगा करके टॉपिक्स को पढ़ते हो, अच्छी तरीके से समझते हो, तो 90 से 95% क्वेश्चन, इवन मोर देन 95% क्वेश्चन, आपने कोई भी रिसोर्स सेलेक्ट किया होगा, वो मेरे पढ़ाने के बाद जो लेक्चर्स आप अटेंड कर चुके हो उससे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय।